हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पिछले वीडियो में हमने जाना था दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं और उनकी परिभाषाओं के बारे में हमने समझा था। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ डायग्राम बना हुआ है। एक मैंने दर्पण बना रखा है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। उनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं, एक दर्पण मैंने बना रखा है। आपको दिख रहा है कि मैंने इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर रखी है और दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होना है, अर्थात यह एक अवतल दर्पण है। अब जरा आप देखिए कि ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ये वाला पृष्ठ। इस पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होगा, ये यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट अगर आप देखें तो ये जो मध्य बिंदु होगा इस दर्पण का, इसे ध्रुव कहा जाता है। अर्थात दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये हमारे पास बात आ गई। अब इस ध्रुव के साथ इसको प्रतिच्छेदित करते हुए अगर एक सीधी रेखा हम खींच दें, ये रेखा, तो इस रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अर्थात दर्पण के ध्रुव को प्रतिच्छेदित करते हुए खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम देख पा रहे हैं ये दर्पण है। इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर मैंने दो बिंदु लिख रखे हैं, एक C और एक F। C का अर्थ वक्रता केंद्र होता है। इस C को समझते हैं कि ये वक्रता केंद्र क्या है। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि दर्पण जो होता है वो एक कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है। एक ऐसे इस प्रकार का कांच का खोखला गोला अगर मेरे पास है और मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो एक कर्व्ड सरफेस, मुड़ा हुआ एक पृष्ठ मुझे इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसके दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में अगर हम पॉलिश कर दें तो हमें एक दर्पण प्राप्त हो जाता है। अगर मैं उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दूं तो दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होगा, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। और अगर इस तरफ वाला हम पृष्ठ ले लें इस प्रकार से, और अगर मैं इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दूं तो उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन की घटना होगी और इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी दर्पण कांच के खोखले गोले का ही एक भाग होता है। तो उस कांच के खोखले गोले जिससे कि वह दर्पण बनाया गया है, उसके ही केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पर दर्पण बना रखा है, तो यह दर्पण एक कांच के गोले का ही भाग है। तो जिस गोले को काट करके ये बनाया गया है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिस गोले को काट करके यह दर्पण बनाया गया है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये गोले का केंद्र हो गया, जिसे अब दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे, और गोले की वह त्रिज्या C से P तक की दूरी वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी। क्योंकि आप जानते हैं केंद्र और ये दर्पण है, जब ये गोले का भाग रहा होगा तो ये दर्पण गोले की परिधि कहलाएगी। इस परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा तो त्रिज्या ही होती है। तो अब यहाँ पर यह दर्पण हो गया, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये दूरी कहलाएगी C से लेकर के ध्रुव P तक की। तो इसको दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा हम बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास चार टॉपिक हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक की ओर आते हैं। यहाँ पर एक ये हमें मिलता है एक पॉइंट, मुख्य फोकस या दर्पण का फोकस बिंदु। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत विस्तृत भी है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु और ध्रुव, ये तीन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें। तो आप देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण बना हुआ है और उत्तल दर्पण हमारे पास बना हुआ है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की क्वालिटी आप जरा ध्यान में रख लीजिए कि अवतल दर्पण अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। अवतल दर्पण किरणों को केंद्रित कर देता है और उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात किरणों को फैला देता है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की मुख्य विशेषताएं हैं। अवतल दर्पण पर आने वाली इस प्रकार से अगर किरणें आएंगी तो अवतल दर्पण इनको परावर्तित करके एक बिंदु पर लाएगा।
दूसरी किरण आएगी उसको भी उसी बिंदु पर लाएगा, तीसरी किरण डालें वो भी उसी बिंदु पर, चौथी किरण आप डालें वो भी उसी बिंदु पर। तो सारी किरणें एक ही बिंदु पर आपको मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत होंगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक किरण ये है, सारी की सारी परावर्तन के पश्चात एक फोकस पर केंद्रित हो रही हैं। तो जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अवतल दर्पण में किरण आई, उत्तल दर्पण में जब किरण आई तो उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, उत्तल दर्पण किरणों को इधर उधर दिशाओं में फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण केंद्रित करता है। तो उत्तल दर्पण में आप देख पा रहे हैं ये किरण थी और इस तरीके से फैल गई, ये किरण थी ये इस तरीके से फैल गई। तो अब आप कहेंगे ये तो कहीं मिल ही नहीं रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, यहाँ पर किरणें मिलती नहीं हैं, उत्तल दर्पण में किरणें मिलती नहीं है। यहाँ पर हम इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से, अब आप देख पा रहे हैं यदि जो परावर्तित हो रखी है किरण उसको मैं आभासी रूप से पीछे की ओर खींचूं, पीछे तो जाएगी नहीं किरण, लेकिन पीछे की ओर आभासी रूप से काल्पनिक रूप से अगर खींचूं तो दोनों किरणें एक बिंदु पर यहाँ पर हमें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इसे यहाँ पर दर्पण का फोकस बिंदु यहाँ पर कहा जाएगा। तो इसीलिए परिभाषा में जब हमने लिखा है कि गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में तो पूर्ण रूप से मिलती हैं क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है, परंतु उत्तल दर्पण पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में नहीं मिलती किंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट हमें वैसा करना पड़ता है, क्योंकि अवतल दर्पण तो किरणों को केंद्रित कर देता है लेकिन उत्तल दर्पण किरणों को केंद्रित नहीं करता, वो किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसीलिए वो हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर हम शब्द बोलेंगे और अवतल दर्पण के लिए मिलती हैं ये शब्द बोलेंगे। तो जिस भी बिंदु पर वो किरणें मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस बिंदु हमारा यहाँ पर कहा जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने फोकस बिंदु को समझा कि दर्पण का वह बिंदु जिस पर सारी किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो फोकस बिंदु है। तो अब फोकस दूरी क्या है, आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर हमारे पास दर्पण का ध्रुव है P जिसको हम कह रहे हैं, और वक्रता केंद्र है C। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। उसी प्रकार जो फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो परिभाषा क्या है, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये फोकस बिंदु जो होता है वो हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में स्थित होता है, ठीक बीचों बीच होता है हमेशा। तो इससे आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर ये बीच में है तो ये हिस्सा आधा होगा और ये हिस्सा आधा होगा, तो वक्रता त्रिज्या का आधा भाग ये। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि F यानी कि फोकस दूरी इक्वल टू कैपिटल R यानी कि वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। इस तरीके से एक फॉर्मूला भी आप यहाँ पर बना सकते हैं जो कि काफ़ी न्यूमेरिकल में एक नंबर के क्वेश्चंस में यूज होता है। तो आप यहाँ पर 4-5 टॉपिक ये आप समझ गए कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, ये सारे मुद्दे आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे आने वाले दिनों में इनका बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि अब हम अगली वीडियोज़ में दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, कहाँ उनकी स्थिति होती है, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।